अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत अरसे के बाद आपकी और मेरी मुलाकात हो रही है। आज बहुत अरसे के बाद मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मैं पहली दफ़ा शो करने जा रही हूँ। मैं बहुत नर्वस हूँ आज, थोड़ी सी मुझे लग रहा है मैं आज थोड़ी सी लॉस्ट भी हूँ, जिसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, ये मैं वाकई आपसे कह सकती हूँ कि आज जो चीज़ होने जा रही है वो वाकई मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा होने जा रही है। वो इस वजह से क्योंकि आज का जो शो है वो मेरी मदर की डेथ के बाद मेरा पहला शो है। मेरी अम्मी ने मेरे हर शो के बाद मुझे कॉल की है, और जब तक वो ठीक थी, और वो मुझे बताती थी कि आज मैंने क्या बोंगियाँ मारी हैं। और अक्सर घर में ऐसा होता था कि जब अम्मी मुझे डांट भी रही होती थी ना, तो अम्मी मुझे कहती थी खबरदार अभी टीवी पे ना बता देना। ये निसार हर बार टीवी पे बता देती है। हाँ, अगर हम इसको डांटे टीवी पे बता देती है कि मेरी अम्मी ने मुझे ये कहा है, मेरी अम्मी ने ये कहा है। और भाई मेरी अम्मी खुद भी तो आपके सामने ही है। मैंने जब से मॉर्निंग शोज़ करना शुरू किए हैं, मेरी अम्मी लाइव शो में मुझे कॉल करके डांटती नहीं आप लोगों के सामने, चाहे वो रैश ड्राइविंग पे बात हो, चाहे वो कोई शादी के वाले से कोई बात हो, किसी भी बात पे अम्मी ने मतलब बिल्कुल अनफिल्टर्ड रही है ना। मेरी कोई फिल्टर तो अम्मी को था ही नहीं। सो बट आई एम श्योर कि अम्मी ऊपर से मुझे देख रही हैं, और कहते हैं ना कि वालिदैन तो दुनिया से जाके भी दुनिया से नहीं जाते। अभी ये बहुत जल्दी मेरे लिए, क्योंकि अभी मेरी अम्मी की डेथ को 3 हफ्ते भी नहीं हुए, और मैं अपने चैनल की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे चैनल ने मुझे इतना टाइम दिया। और मेरा चैनल अभी भी मुझे कह रहा था कि मदिहा आप और टाइम ले लें, बिकॉज यू नो थोड़ा सा वक्त लगता है बेहतर होने में। हाँ, बट मुझे लगता है कि मुझे हील होने में मेरा ये शो मुझे बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज माई मदर यूज टू लव माई शो, शी यूज टू वॉच माई शो। और जितने मैंने एंटरटेनमेंट के शो समा पे किए हैं, चाहे वो अभी मैं इन 2 सालों 1-1.5 साल की बात करूँ, या उससे पहले जब मैं समा पे थी, शी यूज टू लव इट। सो इसलिए ये इदारा मुझे मेरी अम्मी की निस्बत से भी हमेशा बहुत करीब रहेगा मेरे से, और मुझे इस इदारे से हमेशा इसलिए बहुत मोहब्बत भी रहेगी, क्योंकि इस इदारे की वजह से मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि मैं फ़ौरन कभी लाहौर जाके शो कर लिया, कभी कुछ कर लिया। वैसे तो मैं कभी, आपको पता है मैं कराची में होती हूँ, मेरे अम्मा अब्बा के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सिर्फ फिज़िकली देखा जाए तो, वरना तो हमेशा माँ बाप आपके साथ ही होते हैं। मैंने कभी गाफिल नहीं हुई, मैं महीने में 2-2 चक्कर भी लगाती थी अपने घर के, और फिर 1 चक्कर भी लगाती थी। ऐसा टाइम भी आता था क्योंकि बच्चे के बाद चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं, बट ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं गाफिल हुई हूँ। सो ज़्यादा मैं आप लोगों को टाइम नहीं लूँगी, और ये भी बताती चलूँ कि दिस शो इज़ नॉट अबाउट मी, दिस शो इज़ नॉट अबाउट माई मदर। लेकिन उन लोगों के लिए मैं स्पेशल प्रेयर्स भेजना चाहती हूँ जो कि अपने हर दिन का आगाज़, अपने हर काम का आगाज़ जो करते हैं, वो बिल्कुल उस कैफ़े से गुजरे जिस कैफ़े से मैं गुजरी कि अम्मी नहीं है। और मैंने रात को अब्बू को भी कॉल की कि अब्बू हाँ मैं करने जा रही हूँ, शो करने जा रही हूँ, और वरना कुछ भी होता था तो अम्मी से दुआ लेती थी, इजाज़त लेती थी। लेकिन इस बार जब मैं लाहौर से आई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एग्जैक्टली मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पहली बार हुई मेरी ज़िंदगी में जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहली बार ऐसा हुआ कि अपनी अम्मी के बेड पर जाने के बजाय मैं अपनी अम्मी की कब्र पे गई, और मैंने अम्मी की कब्र पे अम्मी से कहा कि अम्मी आप मिले दुआ कीजिएगा, अल्लाह मियाँ से आप कहिएगा कि मेरी बच्ची मेरे बगैर, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी। पता मैंने इतना प्लान किया हुआ था कि इतने अरसे बाद हम एंटरटेनमेंट का शो करें तो धूम धड़का करेंगे, म्यूज़िक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जैसे इमाम मुत्तक़ियान का कॉल है ना कि हज़रत अली का कि मैंने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना, तो कुछ ऐसी ही चीज़ें हो गई हैं। लेकिन आई एम श्योर कि मेरी वो बहुत सारी माएँ जो मुझे इस टेलीविज़न के थ्रू देख रही हैं, आप लोग मेरे लिए ज़रूर दुआ करेंगे। और प्लीज़ मेरे से थोड़ी बहुत कोई बात ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि देखें ना अल्लाह पाक ने तो हज़रत मूसा से भी कहते थे कि मूसा आप संभल के। तो मुझे लगता है कि अब मेरा वो जो टाइम था ना, एक लिबर्टी का अल्लाह पाक से टाइम ले रहे होते हैं संभलने का, वो मेरा टाइम ख़त्म हो गया हुआ है। तो खैर जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, शो का आगाज़ करते हैं। और आज का क्योंकि पहला शो है, तो जैसे मैंने आपसे बात की ना कि मेरी अम्मी, उनको कोई फ़िल्टर नहीं था, ये उनकी सबसे अच्छी बात थी। और मैं अपनी अम्मी की जो अच्छे ट्रेड्स बताती हूँ कि मेरी अम्मी के अंदर ना डिप्लोमेसी वैसे नहीं थी, कोई जो फ़िल्टर नहीं था, वो जो थी वो सामने थी। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात होती है। आपको पता है आजकल के ज़माने में जहाँ हर बंदे को शौक है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंपनी बढ़ाई जाएगी, आज के हमारे वो गेस्ट हैं, एक तो वैसे भी सुपरस्टार, इनको ज़रूरत भी नहीं है कि ये अपना सोशल सर्कल को बढ़ाएं, बिकॉज
दे हैव रूल्ड द इंडस्ट्री, दे आर रूलिंग द इंडस्ट्री एंड दे आर द पीपल। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री को फलता फूलता देखा हुआ है, और आज जो हमारी इंडस्ट्री इतने ज़बरदस्त मकाम पे खड़ी है, मैंने कहा था मैं झूले पे बैठ के दिखा दूँ ना कि पैसे हमने खर्चे में, आज मैंने झूला ऐड कर लिया है। ओहो बिस्मिल्लाह, ये मुझे इतनी मैंने सीआर दी, मैं कहीं गिरने वाली नहीं थी। लाइव शो में मैं गिर जाती, वैसे तो कभी मैंने कोई ऐसी बोंगी मारी नहीं जो वायरल हुई हो, लेकिन हो सकता है अगर मैं लाइव झूले से गिर जाती मैं वायरल हो जाती। आते साथ ही पहला शो मेरा वायरल हो जाना था कि मदिया साहिबा झूले से गिर गई, देखी क्या मनाजिर थे। तो खैर मैंने ऐसा आप लोगों को मौका नहीं दिया। तो विदाउट मच अडू मैं बिल्कुल अपनी कोई राम कहानी आपको ज़रा नहीं बताऊंगी, लेकिन जो मेरे बहुत प्यारे गेस्ट हैं मैं उनको बुलाऊंगी ताकि आपकी जो सुबह की ये 2 घंटे हैं इनको मैं ज़बरदस्त और बहुत अच्छे एंटरटेनिंग बना सकूँ। तो मेरे बहुत प्यारे, मेरे बहुत फेवरेट, ये एक्चुअली बड़े बरकत वाले जनाब मेरे गेस्ट हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ, ये सिर्फ मेरे शो के लिए बरकत नहीं है, ये जिस ड्रामाज में, जिस फिल्म में होते हैं, जाते हैं बरकत डाल देते हैं। तो जोरदार तालियों में हम वेलकम करने जा रहे हैं जावेद शेख और बहरोज सब्जवारी को। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत खुशी हुई इस सेट पे आके, क्योंकि बहुत खूबसूरत सेट है। बहुत शुक्रिया, बहुत झूला तो बहुत ही अच्छा है। झूला अच्छा था ना, बस मैं अभी शेख साहब को बिठाएंगे। मैं गिरते गिरते बच गया। आपको पता है हमने जब पहले सीआर सारा कर रहे थे, मैं बार बार झूले पे बैठी, मैंने कहा देखो मैं कितने भी आराम से बैठ रही ना, मुझे लगता है ऑन एयर की मसला हो जाना है। वही हुआ गिरते गिरते बच गई। वो मेरी हील का कसूर है, मेरा कोई कसूर नहीं है। और आई विश मुझे वो एलिगेंटली बैठना आ भी जाए, जैसे खवातीन को आता है ना कि बड़ी एलिगेंटली झूले पे बैठती है, पता भी नहीं चलता, पुटिच करके बैठती है, पुटिच करके खड़ी हो जाती है। खैर जी, पहला शो है और आप दोनों को बुलाने का भी हमारा मकसद ये था कि आप दोनों वाकई बड़े बरकत वाले हैं। जिस एपिसोड में आप लोग आते हैं वो एपिसोड हमारी हिट क्या सुपर हिट हो जाती है, फिर कुछ एपिसोड ना हो हमारी बड़ी डिस्कस भी होती हैं, बड़े फोन भी आते हैं उस एपिसोड के बाद, बड़े हमें फोन भी आते हैं क्योंकि इतनी मजे की स्टेटमेंट निकलती नहीं है। लेकिन हमारे बहुत ही प्यारे, और आपको पता है तो गर्मियों का महीना है, तो जून शुरू हो गया। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि इस बार तो ये जो जून का महीना है, गर्मियों का महीना, क्योंकि बच्चों की वेकेशंस भी हैं, ये शुरू हो गई हैं। क्या प्लान है आपका जून में बच्चों के साथ? आपने प्लान किया हुआ? कुछ नहीं है, हर दफ़ा ये कोशिश होती है कि एक तो रमज़ान में काम करना मुश्किल होता है रोज़े के साथ, और फिर ऊपर से अगर गर्मी है डबल हो जाता है, तो वो आज तक नहीं हुआ। हर साल ये कहते हैं, प्लान करते हैं कि अगले साल हम नहीं करेंगे। इस साल भी बहरोज भी इसी तरह बिजी है और मैं भी उसी तरह बिजी हूँ, डे नाइट। और आप अंदाज़ा करें कि ये 40, 42, 45 डिग्री गर्मी में फील लाइक शूटिंग करते हैं। बिल्कुल, मैं भी कहने लगी थी। हाँ, तो वो उसमें ना एसी चल सकता है जब हम शूट कर रहे होते हैं, ऊपर से लाइट्स होती हैं, बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। हम ये कहते हैं, लोग कहते हैं बड़ी आराम वाली ज़िंदगी है ये, वो आके हमें काम करता हुआ देखे। मैंने तो बल्कि वो बर्फ़ के साथ हाथ टॉवल रखे हैं जो हर 5 मिनट के बाद वो रखता हूँ। अच्छा, ये फोर्ड कर सकते हैं, कौन सा मेकअप करना होता है, स्किन इनकी कारें मार रही होती है ना। ये मैंने इनको आते साथ कहा, मैंने कहा इतना क्यों आप लोग चमक रहे, चले जाके फौरन हल्का सा मेकअप करवा लें। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, गर्मी भी है, पसीने भी आते हैं, लेकिन ये हक हलाल की कमाई है, खून पसीने की कमाई, और बाकी पसीना, और वाकई ये इतनी अंदर से तकवीत। गर्मी तो लगती है, किसको नहीं लगती, दिमाग भी थोड़ा सा बुलबुल करता है, लेकिन बाद में फिर अल्लाह से उसका शुक्र अदा करते हैं हम कि अल्लाह पाक हक हलाल की रोजी दे रहा है। क्योंकि हलाल और हराम का जब फ़र्क ख़त्म हो जाए तो ऐसा माशरा हो जाता है, माजरत के साथ। बस अल्लाह पाक हमें आमीन, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा, मुझे बताएं, क्योंकि मैंने पूछा भी आपसे इसलिए था गर्मियों की छुट्टियों के बारे में, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ हो गया है, जो माएँ हैं वो काफ़ी रिलैक्स भी होगी, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। अगर मैं आपको आपके बचपन में लेके जाती हूँ तो आपकी गर्मियों की छुट्टियों की जो यादों में नानी का घर है, दादी का घर है, तो आजकल का ज़माना है ना कि हमने बाहर वेकेशंस पे जाना है, लेकिन पहले ज़माने में तो गर्मियों की छुट्टियाँ ही होती थी। हम तो जॉइंट फैमिली वाले हैं, ये भी हम भी, तो दादी हमारे साथ ही रहती थी, और मैं सारी गर्मियों की छुट्टियाँ स्कूल की, यानी 7th क्लास के बाद, और कॉलेज की छुट्टियाँ लाहौर में गुजारता था। लाहौर
और मेरा शहर, मेरा सोना शहर लाहौर। हम सबका शहर लाहौर है। लाहौर है जी। हाँ। और वहाँ हमारी आंटी एक रहती थी, अल्लाह गरी के रहमत करे इलाही उनको, आमीन। और वो गुलबर्ग में टी ब्लॉक में रहती थी, अच्छा ठीक है ठीक है। मिनी मार्केट के पास। ओहो, सब चीजें भाई, आइसक्रीम, पान, और फिर हर चीज। वॉक करके लिबर्टी चले जाए और वहाँ जूस मिलता था, मैंगो। मैंगो, वो जो कोने वाली दुकान से। ओए, एक 3-4 दुकानें थी, अब पता नहीं आप कौन से दुकान से पीती थी। तो वो क्या बात थी जी। और असल में लाहौर जाके ग्रीन हो जाता आदमी। तो हम तो वैसे भी सब्जवारी हैं, आपको तो अब तो आपको बहुत अच्छी तरह पता चल चुका तो मुझे भी बहुत अच्छे एक्सक्यूज मी, शेख्स भी बैठे हैं। हाँ, शेख। असल में ये इजी नहीं लेना शेखों को हमें। ये असल में इनका ताल्लुक पिंडी से है। जी जी। और पी से पिंडी और पी से पेरिस। ओह माय गॉड। तो ये पेरिस के पंजाबी है। वैसे लगते भी ना वो हुसन वैसे वाकई फ्रांस का ही है। अगर आप शेख साहब को देखें ना, शेख Yes, साहब से yes, 100%। हर जगह वैसे ना, मैं अभी बात करूंगी तो लोग कहेंगे यार फिर वही सवाल हो, शेख साहब भी कहेंगे, लेकिन वाकई लोग आपके, आप कहीं भी जाते हैं तो लोग पूछने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई डॉक्टर भी बता दें, बट वैसे आप कैसे केयर करते हैं मुझे ये बता दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक तो ऑफ गुड जीन्स आपकी। वो ये माफ कीजिएगा, अम्मा पे गई, अब्बा पे गई है। मदिया ये बता नहीं पाएंगे, क्यों? उसमें बहुत से राज हैं जो अफशा होंगे। तो मेरे ख्याल से बस ये हैं पेरिस। ये असल में आज से कोई 125 साल पहले पेरिस गए थे। Am I right, सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या हुआ था बार क्यों ये पेरिस की बात कर रहे बार मुझे नहीं, वो हुआ ये कि मैं अपने करियर के स्टार्ट में अभी मैं एक्टर बना नहीं था। उस वक्त मैं गाड़ियों का कारोबार करता था। गाड़ियों मतलब मैंने भी 29 साल गाड़ियां बेची हैं, और जावेद साहब मुझे गाड़ियों के कारोबार में लाए थे। एग्जैक्टली। और हमारे उस्ताद थे, अल्लाह गरी के रहमत करे, अहमद सईद साहब। अरे क्या बात है। मेट्रोपोल में उनका ऑफिस था। क्या तारिक रोड पे कोई शोरूम नहीं होता था, कभी एक भी शोरूम नहीं था। ये सिर्फ शोरूम इधर मेट्रोपोल में फर्स्ट फ्लोर पे था, और साथ में कार डील्स का था। ये 2 ऑफिस थे और मैं वहाँ पर काम करता था। और वो जहांगीर पार्क पे गाड़ियां बिकती थी, अगर यस। और फिर वहाँ से फिर वो इत्तेफाक है, मुझे एक दोस्त के ज़रिए मुझे उस वक्त ऑफ़र हुआ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो वो मुझे पेरिस की ऑफ़र हुई उस ज़माने में। वाओ। उसकी वजह यह है कि वो दोस्त, उसके वालिद साहब PIA पेरिस के स्टेशन मैनेजर थे। ओके। सो दैट वाज अ फ्री टिकट एट दैट टाइम। मगर टिकट भी कोई इतना महंगा नहीं था उस जमाने में। हाँ, 15 रुपए का तो टिकट नहीं, उस जमाने के मुताबिक तो फिर महंगा होगा ना। 5,000 रुपए का। 5,000 का पेरिस का टिकट। और मैंने किया है 2-3 दफा तो मैं गया हूँ उनके खर्चे पे। मगर तीसरी दफा, चौथी दफा फिर आपकी मजबूरी बन गया था जाना पेरिस। तो फिर मुझे क्या बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल ये जरूरी है। एक एपिसोड और चलेगी जिसमें ये सारी राज खुलेंगे। ठीक है। तो वो मेरे वालिद साहब की गाड़ी थी। हम प्लाजा क्वार्टर में रहते थे। मॉरिस गाड़ी थी, जिसके ना शीशे थे ना कुछ नहीं था, इंजन भी नहीं था। चलती थी। और वो मैं 5,000 रुपए की गाड़ी बेच के मैं पेरिस का टिकट लेके उधर पहुंच गया था। और फिर जो पहले मुझे अब्बा जी पीछे नहीं पहुंचे। नहीं, जो वो तो पहुंचे नहीं सकते थे। जब मैं आया हूँ तो फिर जो मेरी धुनाई हुई है, अब्बा को बताए बगैर गाड़ी बेची और पेरिस निकल गए। तो वो एक्चुअली आखिर ऐसा क्या था जिसने आपको गाड़ी बेचने में मजबूर कर दिया शेख साहब? ये बताएं, क्योंकि ये बार बार ना जो पेरिस की बात कर रहे हैं, मेरे सामने पेरिस की हसीना भी आने लग गई हैं। तो वो उसमें एक बड़े मजे की कहानी सुनाता हूँ। 18 जूल मैच। नहीं वो नहीं, वहाँ की कहानी इनको क्यों याद है? नहीं सारे लो, हमारा साथ ही वहीं से है। 125 साल पहले की ये बात है, हमारा 100 साल पुराना साथ है। कि इनका रिश्ता ना एक बड़ा नाजुक में मैंने साले बहनोई का जो रिश्ता इतना जबरदस्त और इतना स्ट्रांगली बॉन्डेड मैंने नहीं देखा। मैंने अपने खानदान में, अपने मीडिया में, मैंने कभी भी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन माशाल्लाह सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो रिश्ते को हो गए हैं 38 ईयर्स और दोस्ती को हो गए हैं 50 साल, 49 48 समथिंग लाइक दैट। तो 50 साल तो शेख साहब आपकी उम्र नहीं लगती। ये तो
वो शेख जैसे साहब ही मैं 50 पैदा साल हुआ मेरी दोस्ती हो गई। अरे मैं बता रहा हूँ 50 साल के शेख साहब हैं, हाँ। मैं 45 साल का हूँ, हाँ, 5 साल का तो फर्क है। Yes. अरवा में दोस्ती हुई। अच्छा, कहानी जो बड़े मजे का आप किस्सा सुना रहे थे वो बताइए। अच्छा, तो वो ये था कि पेरिस में वो जो मेरा दोस्त था वो काम करता था। बैरो साहब ये भी शायद आपको नहीं पता हो, ये कमाल है, पैसे तो होते नहीं थे। वो मेरा दोस्त काम करता था लुई विटॉन पे, यानी वाओ, स्टेशन मैनेजर होने के बावजूद। नहीं उनका बेटा, अच्छा, उनका कोई उसके बेटा। तो वालिद साहब थे ना। ओके। मैं दोस्त की बात कर रहा हूँ। ओके। वो काम करता था लुई विटॉन में। एलवी बताएं, लोगों को पता नहीं है। हाँ, बिल्कुल, अरे अब तो सबको पता है भाई। नहीं सर, एलवी पता 5 है। लाख रुपए का बैग है। अरे सर 10 लाख का बैग खरीद लेंगे, लेकिन एलवी के नाम से अच्छा, पता होगा। ये सुने जरा। वाओ, तो वो वहाँ पे काम करता था। शॉन्जलीजे के पीछे ही एक दुकान थी जो उसकी एक ब्रांच आउटलेट थी, बिल्कुल, और एक ही थी। हाँ। पूरी दुनिया में एक ही थी उस जमाने में, एक ही थी। और उस वक्त भी ये हाल था बैरो साहब के लाइन लगती थी, सुबह 7 बजे से लाइन लगती थी और लोग खड़े होते थे जैसे ही दुकान खुलती थी। फ्री बढ़ता था, फ्री। नहीं Status नहीं symbol भाई, था वो ना। अच्छा, एक और कमाल ये था, जितना रश होता था उतनी रिस्ट्रिक्शंस होती थी दुकान के अंदर। ओके। वो क्या करते थे कि कस्टमर आता था, वो कहता था कि भाई मुझे एक बैग दे दे, एक सूटकेस दे दे, एक छतरी दे दे। बोले सॉरी, आपको 2 चीजें मिल सकती है, 3 नहीं मिल सकती और डबल नहीं मिल सकती। ओह, हर कस्टमर को सिंगल बिल। वाओ। अब वो रश लगा हुआ, तो खैर मैं अपने दोस्त को छोड़ने जाता था उधर सुबह, तो देखा लाइन लगी। मैंने कहा ये क्या है? तो उसने मुझे बताया कि भाई ये ब्रांड जो है पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया और स्पेशली जापान में। वो उनके बंदे खड़े हुए हैं वहाँ और वो लोगों को पकड़ते थे कि ये तुमको 500 फ्रैंक देंगे, तुम जाके 2 बैग अंदर से ले आओ। तो वो काम मैंने किया हुआ है। वाओ, आप ये देखें जरा। अच्छा बढ़िया, कसम से पूरे खानदान को ये स्टोरी आज तक नहीं पता। ये पहली दफा है, या आज आपका पहला शो, तो ये पहली क्या कहानी मैंने बात है। आपको वाओ, एलवी के आउटलेट पे इन इन पेरिस पेरिस। वाओ, आई वॉज द बायर फॉर समबडी एल्स। फॉर समबडी एल्स। ओए होए, वाओ, फॉर मनी। फॉर मनी, For money, yes, of course. Yes, of course. अच्छा, उस वक्त भी उतना ही महंगा था जितना अब महंगा नहीं है? नहीं, इतना नहीं था, इतना नहीं था ऑब्वियसली, बट मेरा मतलब है कि क्रेज था उसका, महंगा था वो। अभी क्रिस्टियन भी? डियोर से महंगा था वो, गुची से महंगा था वो, बिल्कुल। YSL से महंगा था वो, सबसे महंगा था, मगर क्लास थी उसकी। और फ्रांस तो आपको पता है कि भाई कपड़ों में, परफ्यूम में, ये तो है। तो ये कहानी वहाँ से घूमती है, मेरा आना जाना शुरू हुआ और उस दोस्त के खानदान की वजह से मेरे अंदर चेंज आई। अच्छा, मैं इसके अंदर एक और कहानी आपको बैरो साहब, ये कहानी शॉर्ट है। मैं कहानी शुरू नहीं, मैं कहानी सुनूंगी आपसे, पर मुझे भी लेनी है छोटी सी ब्रेक। और पहले भी आपको देखिए, पता है कि ब्रेक जब भी ब्रेक मेरे का शो पे चक्कर आते ना ना, होगा। मुझे टाइम का नहीं पता चलता, 2 घंटे मेरे कैसे के नहीं पता चला, पर ब्रेक आ गई, ब्रेक का मुझे पता चल रहा है। बढ़िया, वो भूल जाएंगे कहानी यार। मैं याद कराऊंगी, अच्छा, ठीक। आप याद कराएंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे बड़े ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे मैंने कहा था ना कि इनके आने से बड़ी बरकत होती है, तो एग्जैक्टली वो बरकत मैं फील भी कर रही हूँ। और बरकत आप यहाँ पे देखें, शो का बजट बढ़ गया जनाब। ये कॉफ़ी टेबल भी यहाँ पर आ गई है और एक हम ज़रा कॉफ़ी टेबल में बैठ के बड़ी हार्ट टू हार्ट टॉक भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक किस्सा, एक कहानी जो छोटी सी थी, जो जावेद भाई कह रहे थे और ब्रेक आ गई थी, तो वो चाहेंगे जावेद भाई, वो क्या किस्सा था, वो क्या कहानी थी? हम आपको पेरिस में, नहीं, पहले वो शॉन्जलीज़े, हाँ, आपने दूसरी, एक तो आपने पहली बार बताई यहाँ पे, और हाँ। उसके बाद आपने कहा एक और एक कहानी और छोटी सी कहानी है, जो कि किसी को नहीं पता। हाँ। वैसे ये भी कहानी इनके घर वालों को भी नहीं पता, ये भी नहीं लुई पता, विटॉन मुझे वाली, नहीं हाँ। पता था। हाँ, ये घर वाले तो बहुत मैंने बाद उसको में कहा आते। कि ये नहीं है। अभी आप कुछ और हाँ, गुफ्तगू हम करें, कुछ और मैं बीच में याद आएगी तो हम Yes, उसको बिल्कुल ऐड yes. कर लेंगे। अच्छा, मुझे वैसे ये बताएं कि आप दोनों की एक तो माशाल्लाह से इतनी लंबी, और अल्लाह इस जोड़ी को सलामत भी रखे, क्योंकि अब वो
रिवाज नहीं रहा ना वो इतनी लंबियों को जोड़ी रहे। आप लोगों का रिश्ता भी बड़ा ऐसा है कि साले और बहनोई वाला भी। तो कभी आप लोगों में कभी कोई लड़ाई होती है तो जो सफीना है वो किनका साथ देती हैं? वो आपका साथ देती हैं, इनका साथ देती है, वो कहते हैं आपस में निपटे? कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ। पहली बार बहुत से डिफरेंसेस होते हैं लेकिन वो हम आपस में डिस्कस करके वो वी कैन सॉर्ट इट आउट। तो वो डिफरेंसेस का सफीना को पता होता है? नहीं, सफीना का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। सफीना के लिए जो उसके भाई हैं माशाल्लाह 5 भाई हैं ये, माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये भाईजान हैं, सबसे बड़े हैं। बड़े, ठीक है। सफीना के लिए भाईजान और भाई सब कुछ है। फिर तो खुद नहीं पंगा लेते होंगे ये? नहीं, मुझे पंगा लेने की जरूरत नहीं है, ये सब पंगे हैं। अब आप पता लगा, सुने मदिया, आप पता लगा ये सब्जवारी है, मैं शेख हूँ। और अब पता लगा ये साले हैं, मैं बहनोई हूँ। साले बहनोई है, लेकिन भाई बात ये है कि एक साल नहीं ना, मासी से 5 साल। अब आप सोचें, ये हौसला और चाहिए। वो भी शेख 5 साले। शेख, अब आप शेख अंदाजा लगा सकते हैं। शेख तगड़े भाई, शेखों ने, पाकिस्तान के शेखों ने तो इंडिया को बड़ा टफ टाइम दिया हमारे तो शेख साहब के। लेकिन बताएं कि कैसे डील करते हैं, क्योंकि एक ही बहन है या नहीं, 3 बहनें। 3 एक का इंतकाल हो गया, बड़ी बहन जो थी बड़ी जबरदस्त खातून थी। दूसरी फरीदा है दुबई में, वो दुबई में रहती है, और तीसरी हमारी बेगम है। और मैं आपको एक बात बताऊं, सच कह रहा हूँ कि जो तीसरी है, जो हमारी बेगम है, हमारी खुशनसीबी है, जावेद नोज, वो पूरे खानदान को लेके चलती है, खुदा की कसम में। चाहे वो कोई कुछ भी करता रहे खानदान में, लेकिन सफीना ने जोड़ के रखना है, वो पूरी कोशिश करती है। 110%। अब मैं कहूँ उसका नाम हमने फैमिली में क्या रखा है? सफीना का नाम। सफीना का नाम रखा है बिल्कीसी दी, और मेरा नाम रखा है सतारी दी। हम लोग सारे जो है ना, वो दोनों भाई बहन। वैसे बड़ी बात है, ये कुछ छोटे मोटे नाम नहीं है, इतने बड़े नाम है। मतलब कितने बड़े नाम है। एग्जैक्टली। क्या बात है, क्या बात है। और मेरा इन पूरे खानदान ने मेरा नाम रखा है कंटोटा। क्योंकि एक इस किस्म का आदमी हैंडल कर सकता है ना ऐसे लोगों को। आम आदमी तो कर ही नहीं सकता। अच्छा, तो पता है ये सिर्फ जावेद भाई अच्छा हैंडल करे थे, बाकी भी आपके जो साले हैं वो भी आपको एग्जैक्टली ऐसे ही? वो छोटे भी हैं? देखिए, सब छोटे हैं, सब छोटे हैं ना। वो सब मोहब्बत करते हैं। हम भी उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं जैसे बाप कर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो कभी कोई डिफरेंसेस हुए नहीं। होते हैं क्योंकि सब माशाल्लाह बीवियों वाले हैं। जी बिल्कुल। और खानदान एग्जैक्टली काफी बड़ा है। अच्छा, मुझे बताएं कि माशाल्लाह से आप दोनों के बच्चे जो हैं, आप लोगों ने तो इस फील्ड को एक्चुअली और इस पूरे शोबे को बड़ा फलता और फूलता हुआ देखा। अपने बच्चों को जब आपके वो स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि उन्होंने भी शोबिस में आना है, तो आप लोगों ने क्या एडवाइस दी थी उनको? देखिए, मैं आपको बताऊं, ना इनके बच्चों ने ना मेरे बेटे ने कभी भी हमसे कहा हो कि हमने शोबिस में आना है। खुदा गवाह, ये रिस्क रखा हुआ है। बचपन से जब बाप को देख रहे हैं दोनों के, तो वो, और जीन्स भी होती है। बिल्कुल, हाँ ठीक है। आप यू कैन नॉट, आप रोक ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसी सही बात है। खुदा की कसम, बिल्कुल ऐसे ही। और लोग कहते हैं जावेद शेख का बेटा है, जावेद शेख की बेटी है, उसने कह दिया होगा बहरोज का बेटा है। चलो, एक दफा जावेद शेख कह देगा, एक दफा बहरोज। अरे भाई, परफॉर्म तो आपने स्क्रीन पे करना होगा। स्क्रीन बहुत ज़्यादा आपको मनवाना पड़ता है। लेकिन आपने मशवरा क्या दिया? क्योंकि देखिए, आप लोगों ने इस फील्ड के ना अप्स एंड डाउन देखे, और आपको पता है कि अंदर से, बाहर से तो बहुत अच्छी लगती है, बट अंदर से मुश्किलात क्या होती है। तो फिर आपने अंदर से भी अच्छी है, कुछ अच्छे लोग भी हैं। हाँ, अच्छे लोग थे, लेकिन देखिए इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, जो आप पहले भी कहते थे ना कि खून पसीन, सच में 12-12 घंटे की शिफ्ट। एक चीज हम एक बात करें, हमारे बोले कि जी दोबारा बात करो, इतने एंगल से एक चीज शूट होती है और आपको सेम एनर्जी के साथ होता है। इट्स नॉट दैट इजी। तो आपने वैसे क्या मशवरा दिया था? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने कभी उसको बेटों पे हमेशा, इसने भी अपने बेटे पे छोड़ा, मैंने भी अपने, कि तुमने जो बनना है तुम बनो, हम तुम्हारे साथ। शुरू में शहजाद जो है वो सोच रहा था कि मैं कुछ और करूं। ठीक है, फाइन, व्हाटएवर इट इज। शहजाद ने लेट शुरू किया। हाँ, मैं तुम्हारे साथ। फिर उसने कहा कि नहीं बाबा, मैं चाहता हूं कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, बनो। आप यकीन करें, आज तक ना इसने ना मैंने किसी पाकिस्तानी प्रोडक्शन हाउस को ये नहीं कहा कि हमारे बेटे को, बेटी को ले लें। उसकी वजह आज जो इन्होंने अपना, तीनों ने अपना मकाम जो बनाया हुआ है, वो अपने बलबूते पे बना। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी, आज तक किसी। असल में मदिया, ये जो एक्टिंग है ना, हमारे माशरे में इसको बहुत आसान समझा जाता है। ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, और
शेख साहब की, मेरी, हमारे बच्चों की खुशकिस्मती ये है, हमारा पैशन है, हम पैशन से काम करते हैं। हाँ। और आपका पैशन जब आपका प्रोफेशन बन जाए, हाँ। ये सबसे बड़ी नेमत है दुनिया की। यस। वो नेमत अल्लाह ने हमें अता की है, हमारी औलाद को भी अता की है। सही। क्योंकि मेहनत करते हैं, यकीन जानिए, शहरोज या शहजाद या मोमल, मकसद है 12-13 घंटे गर्मियों में काम Oh, करना है it's यार, not वो easy. आसान है। अच्छा, अच्छा, वो बच्चे जो सोते ही एसी में हैं, हाँ। एक्सक्यूज मी, हम बिल्कुल। तो सोए हैं टूटे हुए पंखे में, हम तो आदी थे। अच्छा मदिया, लेकिन वो जो ये बात है ना, मिसाल के तौर पे एक छोटा सा वाक़या था। मैं हिंदुस्तान में फिल्म में काम कर रहा था, तो उसमें जो मेरा कैरेक्टर था वो पाकिस्तानी गवर्नर का था, ठीक है, और वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी कहानी थी। क्या नाम था यार? हैप्पी भाग जाएगी। हाँ, ओहो, ठीक है, जिसमें मोमल थी। यस सर, सुने ना, मोमल कैसे आई? दुनिया को ये पता है कि जावेद शेख है, तो ये इसकी वजह से आई है। हुआ ये कि हैप्पी भाग जाएगी में जो लड़की पाकिस्तानी कैरेक्टर, एक तो वो क्या था नाम उसका, इंडियन प्रीटी, नहीं पेंटी, डियाना पेंट, जी जी, वो थी, और दूसरी लड़की की पाकिस्तान से। तो उसके लिए किसी और एक्ट्रेस का यहाँ चुनाव हुआ था। वो लड़की 15 दिन पहले भाग गई, बैकआउट। अब नाम नहीं ले रहा, हाँ, ठीक है, नहीं, हाँ, ठीक नहीं, है, हाँ, नहीं, वो भाग गई। वो जब बैकआउट उसने किया तो वो बैक पे चली गई। हाँ बैक पे, बिल्कुल, हाँ। ऐसे ही है। तो वो परेशान हो गए वहाँ पर, मैं उस वक्त वहीं पे था। तो वो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा तो यार ये हमारी प्रॉब्लम हो गई है, आप हमारी हेल्प कर दे, किसी और लड़की को सजेस्ट कर दे। एंड दे वांटेड वन Yes, फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान, क्योंकि कैरेक्टर पाकिस्तानी है, तो वो उसकी लैंग्वेज, ये बड़ा, लोग हाँ। फलाना, और शूटिंग भी उसकी, यानी कि जो दिखाया वो लाहौर में, अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं लाहौर का गवर्नर हूँ और मेरे बेटे की मंगनी उस लड़के के साथ हुई है, तो वो लड़की वहीं की थी। तो मैंने 2-3 लड़कियों को फ़ोन किया कि भाई इस तरह है, और इस दौरान उन्होंने, जो प्रोडक्शन टीम थी, वो नेट पे बैठ के पाकिस्तानी लड़कियां चेक कर रहे थे कि कौन कौन है, ये है, ये है, ये है, ये। अचानक मोमल की तस्वीर सामने आई, तो उन्होंने आपस में डिस्कस किया, आई थिंक ये वाली ठीक है। तो उससे कहा क्या नाम है इसका? बोला मोमल शेख। यार ये कहीं जावेद शेख की बेटी तो नहीं है? बोला नहीं, अगर उसकी बेटी होती तो वो खुद कहता। हाँ, उसने तो नाम ही नहीं लिया। हाँ, हाँ। अच्छा, अब वो मेरे पास आए, सेलेक्ट कर लिया, अब मेरे पास आए, बोला ये लड़की कौन है? मैंने कहा ये मेरी बेटी है। तो आपने अपनी बेटी का नाम क्यों नहीं लिया? मैंने कहा यही तो कमाल है कि मैंने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि तुम पर्ची वाले ये बात बिल्कुल सही, पर्ची वाले पकड़े जाते हैं, बात बिल्कुल सही है। हाँ। और बहुत से हैं पर्ची वाले, बहुत से अब भी हैं, खुदा अब भी हैं। लेकिन कितने अरसे, मुझे इतनी लाइफ हमने उनकी कभी इतनी ज्यादा देखी नहीं। पर्ची वाली बात ये है, देखिए, पर्ची वाला एक्टर हो या ओरिजिनल एक्टर हो, अल्लाह मियां सबके हैं। बेशक बेशक बेशक, भाई सबको मौका देता है। आई बात। अच्छा चलिए, आपने तो बच्चों की करियर में तो बच्चों को आज से जो एडवाइस नहीं दी है, वो भी एक्सीडेंटली जब लैंड किए, शादी को लेके आपने अपने बच्चों को कितनी एडवाइस दी? जब शादी का डिसीजन था, उसमें आप दोनों ने क्या क्या चीजें देखी अपने बच्चों को लेके? देखिए, हम शादी में अगर बच्चे आपके समझदार हैं, ये मैं नाजरीन से भी कहना चाहूँगा, और उन्हें अपने ख़ानदान का ख्याल है, ख़ानदान की इज्जत का ख्याल है, ठीक है, तो लेट देम डिसाइड। ये जो है ना अरेंज मैरिज, मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सी लव मैरिजेस भी आपके सामने 6-6 महीने चलती हैं। और दोनों हैं, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, दोनों ऊपर नीचे हो सकते हैं। असल में हमने कभी नहीं कहा, शहरोज ने कहा, मकसद है 15 दिन के उस पे कि पापा मैंने शादी करनी है, ठीक है, बिस्मिल्लाह, चलो, हो गई शादी। 6 साल पढ़ते रहे, 7 साल हमारी बेटी सायरा, मैं तो अभी भी बेटी कहता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, हम घर में सब रही, बहुत प्रेज करते हैं। घर में रही, लेकिन दिमाग नहीं मिल सके, तो नो प्रॉब्लम। पर कभी कभी ऐसा तो दो बहुत अच्छे लोग साथ आपस में खुश नहीं रहते, नहीं रह सकते, ये तो इंसान की जिबल्लत है भाई। और आप यकीन कीजिए, फिर चलता रहा, बड़ा ट्रोल किया लोगों ने, फलाना ढिमाका, कहने दो भाई, सब्र और शुक्र किया मैंने भी और सफीना ने भी, अल्लाह का बड़ा करम है।
अब जो हमें दूसरी बहू मिली है, क्या बात है उसकी। और ऐसी जबरदस्त हमारी पहली जो पोती है नूरे, हमारी जान है, और दूसरी है ज़हरा, और वो 10 मुहर्रम को पैदा हुई है। वो कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें दी है। और जो मदिया, ये जो इनका जो रिलेशन है, अमूमन ये होता है कि एक लड़की जब उस घर से चली जाती है, तो वो उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती, पहली बात। अब वो बच्ची का मामला, बच्ची अपने बाप से मिलना चाहती है, वो भेजे ना भेजे, बहुत से इश्यूज होते हैं। मगर ये कमाल है, मैं आपको बता नहीं सकता, दोनों तरफ से। सारा का भी हैट्स ऑफ टू हर, आज बैठ के यहाँ पर मैं ये जुमला कह रहा हूँ, उसकी गवाही ये है। और यहाँ पर सदफ का भी यही, दोनों में ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक तस्वीर देखी अभी रिसेंटली, सारा जो है वो अपनी बेटी को उम्रे पे लेके गई, ठीक है, ठीक है ना, वो गई, वो उन्होंने तस्वीरें में बहुत अच्छा, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। तो वो बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची है। तो जब वापस आई है तो बैरोज साहब उनको लेने गए एयरपोर्ट पे। क्यों नहीं, हालांकि कोई ताल्लुक नहीं है, ये क्यों जाए, उनके वालिद साहब जाए, मगर वो लिंक ऐसा स्ट्रॉन्ग है कि ये उनको लेने के लिए गए एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट से जब वो बाहर आई हैं तो सबसे पहले ज़हरा को उठाया, यानी कि वो तस्वीर में अच्छा बहन गई थी सदफ, हाँ, सदफ की बेटी को सारा ने उठाया। अच्छा, मैंने एक बार सायरा के वो एक पिक्चर भी बड़ी वायरल हुई थी कि जो लॉक स्क्रीन की जो पिक्चर थी वो ज़हरा और नूरे की थी, सायरा की, तो वो भी बड़ी प्यारी। अरे वो एक दूसरे के बगैर रहते नहीं है। हाँ, वो मैंने बेबी सिट वो भी करी थी, बहुत सारी। ज़हरा जो है वो 3-3, 4-4 घंटे मीमी के पास गुजारती है, सायरा के पास। जनाब, अच्छा, सायरा को मीमी कहती है, क्योंकि नूरे भी सारा मीमी कहती है। और कभी भी सदफ को क्रेडिट देता हूँ, हैट्स ऑफ टू हर, माशाल्लाह, उसको सलाम। कभी उसने कोई ऐसा नहीं किया कि मेरी बेटी को ज्यादा करे, उसकी बेटी। ये है ना, और दोनों ही बहुत प्यारी, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उन दोनों के बहुत अच्छे नसीब करे। लेकिन अच्छा, वही हम बात करते थे ना कि आपने अपने दोनों बच्चों को भी ऐसे इजाजत दी कि हाँ वो लव मैरिज करनी है। हाँ, देखिए बात ये है, फोर्स्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, कि जो माँ बाप डिसाइड कर लेते हैं फलाना लड़का है, और हमारी बेटी को जाके कह दिया भाई वो फलाने से हो रही है, अब्दुल कादिर से। उसका अब्दुल कादिर कौन है, चुप करो, ये गलत बात है। मुझे फिल्में याद आ गई पुरानी पाकिस्तानी, चुप करो, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। हाँ, ये नहीं हो सकता रियल लाइफ में। हमने जो कह दिया, भाई तुम कौन, मेरा मतलब ठीक है, मगर इस्लाम में भी यह है कि लड़की से पूछ तो लो, उसकी रजामंदी जरूरी है। ये वो चैप्टर हमारे लोगों ने निकाल दिया है। वो सर मैंने कह दिया बस खत्म बात, तुम्हारा जीना मरना वहां से तुम्हारी लाश आएगी, ये अजीब डायलॉग बोल के उसको बेचारे डोली में बिठा के वो भूल जाते हैं उसको। गलत है। उसमें यानी कि लड़की की रजामंदी चाहिए, बट अदरवाइज रहना तो लड़के और लड़की ने अपने घरों में, दे अंडरस्टैंड मच बेटर। अब जैसे शहजाद की हिना के साथ जो शादी हुई है, वो माशाल्लाह क्या बच्ची है, क्या बात है, क्या बात है उसकी, क्या बात। देखिए बैरिस्टर है वो, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए मुझे ब्रेक लेनी है जी, क्योंकि ब्रेक आ गई है। क्या करें, ब्रेक आते हैं तो बजट अच्छे निकलते हैं ना, समझे। ब्रेक के बाद मिलते हैं, असल में प्रोग्राम के खर्चे भी तो निकलते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप तमाम तो लोगों को अ वेरी गुड मॉर्निंग, और आप लोगों की मॉर्निंग को बहुत ज़बरदस्त करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जावेद शेख साहब और बेरोज़ भाई। और प्रोग्राम के बिल्कुल पहले वाले हिस्से में एक वाक़या सुनाने वाले थे मैं शेख साहब, और वो वाक़या भूल गए, लेकिन ब्रेक में आता है तो मुझे आपको वो वाक़या याद आया। जी हाँ, वो क्या वाक़या था बताएं। वो वाक़या वहाँ से शुरू हुआ जब बेरोज़ ने कहा कि पी से पेरिस, पी से पंजाबी। जी, ये एग्जैक्टली ऐसे ही है। मैं जब पहली दफ़ा जा रहा था पेरिस, तो एक बड़ी एक्साइटमेंट थी कि यानी कि पाकिस्तान से बाहर निकले नहीं थे, और उस वक्त का जो फैशन, निकले भी तो पेरिस, हाँ डायरेक्ट, यानी कंट्रास्ट देखें आप जमीन आसमान का, बिल्कुल। कहाँ पिंडी बॉय, कहाँ पेरिस। हाँ एग्जैक्टली।
अब आप अंदाजा करें कि मेरी जो सेंस थी उस हिसाब से मैंने कहा यार मैं ऐसा कपड़े और ऐसे जूते पहन के जाऊंगा कि उनको भी पागल कर दूंगा। वही हुआ, वो पागल हुआ। अब हुआ क्या मुझे याद आ गया। सुने, मैंने एक ग्रीन सूट सिलवाया। उस वक्त मेरे बाल बड़े लंबे थे और कल में भी यहाँ तक थी। फैशन चला जो था। हाँ, उस वक्त जो फैशन और सेहत भी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल पिचकावा मुंह। तो वो ऐसा था और ऊपर से वो इतनी मोटी नॉट लगी हुई है। हाँ, और जूते मैं तारिक रोड पे गया, वहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी, उसका नाम था मॉड शूज, मुझे आज भी याद है। तो उस वक्त वो बड़े बड़े मोटे जूते फैशन में निकले हुए थे, तो मैंने वो खरीदे और ये पहना। मैंने कहा देखूंगा या पहन के गए थे, ये पहन पेरिस जा रहा हूँ मैं। अच्छा, तो ये फ्लाइट में? हाँ, फ्लाइट में बैठ गया, चला गया, उतरा हूँ तो वो मेरे दोस्त का भाई आया हुआ था एयरपोर्ट पे लेने के लिए। उसने उसको तस्वीर दिखाई हुई थी कि भाई इस शक्ल का बंदा होगा। वो सामने आया, उसने कहा कि आर यू जावेद? अब मैंने कहा यस। उसने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा ऐसे करके, कैमरा पैन अब हुआ। वो फ्रांस का टिप टॉप बंदा और उनकी फैमिली ब्लू ब्लड फैमिली वाली, वो चक्कर से वाह, कंट्रास्ट उसके कपड़ों का, ये वो सारा कुछ, और उसने जो जूते और जो कपड़े पहने और मेरा, वो मुझे ऐसे नीचे से ऊपर तक देखा। अब मेरा जूता देख के ऊपर देखता है तो मुझे कहते हैं आर यू इन दी आर्मी? आई स्वेयर, एक्सक्यूज मी। वो चूंकि ये जूते तो दुनिया भर के जितनी आर्मी है वो सारे ये ऐसे जूते पहनते टायर की हैं। मैं अपनी तरफ से फैशनेबल बन के गया था। मैंने कहा नो आई एम नॉट, व्हाट इज दिस? मैंने कहा मॉड शूज, वेरी एक्सपेंसिव। तो वो फिर उन्होंने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की कि बेटा इसके साथ ये जूता होता है, इसके साथ ये कलर है, ये कॉम्बिनेशन है, ये ऐसे है, ये हाफ स्लीव है, ये फुल स्लीव। तो वो वहाँ से मैंने शुरुआत की। यानी कि सही है ना, जो ग्रूमिंग है इनकी, वो पेरिस से हुई है। एग्जैक्टली, वो यही तो यही फैक्ट। अच्छा, वो तभी वो वाकई नजर भी आता है कि आपकी बड़ी। और मैं मदिया ईमानदारी की बात बताऊं, हाँ, हम कपड़े पहनते थे वो फ्रिल वाली शर्टें, ये मैं अर्ली 70s की बात, फ्रिल वाली शर्टें, बेल बॉटम फैशन में थी इस वक्त। अरे फैशन भी खूब पागलपने का फैशन था। इतने बड़े बड़े पायचे, बेल बॉटम, इतना पतला सा जिस्म, वो जो फेफड़ों पे पैंट बांधते थे। अरे ऊपर, यहाँ फेफड़ों पे नहीं, ये पसलियों पे। तो वो था। जब हमारी दोस्ती हुई है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तो जावेद को देख के मैंने कपड़ों का सेंस, और ये बताता था यार ये क्या पहन के आ गया यार तू, वो जरा तमीज के कपड़े पहनो। कौन से होते तमीज के कपड़े? क्या क्या नजर आ रहा है भाई इसमें? नहीं भाई, इसके कॉम्बिनेशन, खुदा की कसम मैं आपको सच कह रहा हूँ, खास तौर से कार्टियर वॉचेस, मैं सच बता रहा हूँ, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो केमी वगैरह पहनने वाले थे, और कपड़े और जूते शेख साहब से सीखा। यानी कि कार्टियर वॉच किसी को पता ही नहीं था, इस हमारे क्या पता। अच्छा, बहुत से लोगों ने इंडस्ट्री में इनसे सीखा। मैं सिर्फ मर्द हज़रात की बात नहीं कर रही, खवातीन को जो ग्रूमिंग है, क्योंकि हमने जो शेख साहब की अपनी फिल्म्स भी देखी हैं, तो उसमें भी जो वो निकल के आती थी तो उनकी ग्रूमिंग डिफरेंट होती थी। मैंने की हुई है, मैंने की। मैं आप उसका भी एक वाकया देखे, मेरी फिल्म थी ये दिल आपका हुआ। ओए ये दिल आपका हुआ से पहले फिल्म थी मेरी, उसका नाम था मुश्किल। नहीं, जिसमें सना को मैंने लिया था, नहीं, जो बैंकॉक में शूट हुई थी। एनीहाउ वो फिल्म थी, उसके मुझे जीने दो, मुझे जीने दो, मुझे जीने दो एक फिल्म थी जो मैंने वहाँ पर बनाई। उसका डायरेक्टर मैं था, मेरे साथ नीली थी, मगर उसका कोई इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसकी गड़बड़ हुई। उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि यार मुझे इस फिल्म से निकाल दो, मैं ये काम छोड़ रही हूँ। तो मैंने भी एज ए फ्रेंड उसकी हेल्प की और उसको उस फिल्म से निकाल दिया। हाँ, अच्छा। और उसकी जगह आप किसी लड़की को लाना था, तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। अरे नीली तो हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की वो जो रानी, खूबसूरत तरीन खवातीन में से। अरे खूबसूरत तो अपनी जगह है,
वो क्या खातून, क्लास। अल्लाह उसको सलामत रखे। क्लास अपार्ट, एग्जैक्टली। वो क्या अच्छी शी वाज ये क्योंकि हम सब साथ थे जब से नीली ये वो, तो वो शी वाज अ फैमिली मेंबर 100%। शी वाज अ फैमिली मेंबर। वो बैरोज के साथ भी उसी दोस्ती, शेरोज को इतना प्यार दिया है उसने कि यू कांट इमेजिन। तो वो कहाँ थे हम लोग? हम थे कि मुझे नीली का एग्जिट, हाँ वो उसको निकाल दिया। तो अब हम परेशान थे कि भाई इसकी जगह पे हम किसको लेके आए। तो ये नीली की बजाय नीली की बजाय पीली ढूंढ रहे थे। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। अब कुछ समझ ही नहीं आई। और जो वहाँ पे इंडस्ट्री के लोग थे और मेरा पार्टनर थे लकी ईरानी सर्कस वाले मियाँ फरजंद अली, अल्लाह उनको में जगह। तो वो मेरे वो अजीब वो अपने दिमाग ओए हुण क्यों लेना है, मैं जी ओन लेना ना 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 ओनू लेना रीमा नू लेना है। मैंने कहा किसी ने नहीं लेना, मैं तुहानू दसांगा केड़ी लेनी। वो फिर मैंने एक्चुअली ये लड़की सना जो थी ये एक ऑलरेडी सैयद नूर की फिल्म में एक छोटा रोल एक कॉमेडियन के साथ कर चुकी थी। बट इसकी हाइट जो है ना लड़की की, वो मुझे बड़ी पसंद थी कि यार क्या हाइट है यार, हाँ। इसको अगर संवारा जाए, सिर्फ आई खारा जाए, हाँ, तो ये तो पता नहीं क्या। मैंने उसको बुलाया सना को। उसको यकीन ही नहीं आया पहली बात कि जावेद शेख ने मुझे बुलाया। वो समझी पता नहीं क्या गड़बड़ है, ये है वो, आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तुमको फिल्म में ले रहा हूँ। वो पागल हो गई, वो कि मैं नीली की जगह पे मैं काम करूँ। तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने उसको की। तुमने ये बाल, ये नाखून, ये नेल पॉलिश, ये जूता, ये फलाना, ये सारा कुछ मैंने उसको किया। और मैं लेके गया शूट से बैंकॉक से वापस आए। और जो हमारा स्टूडियो था एवरन्यू, उसके मालिक सजाद गुल और शहजाद गुल वो एक फिल्म बना रहे थे, उसका नाम था घर कब आओगे। तो उसमें एक लड़की चाहिए थी। तो मुझे कहा यार लड़की नहीं मिली। मैंने कहा यार मैं तस्वीरें दिखाता। तो मैंने तस्वीरें दिखाई, तो ये सना की तस्वीर थी जो मैंने बैंकॉक में शूट किया हुआ था। अब वो सना जो एवेन्यू में थी और ये सना जिसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया था, वो तो भाई वो लॉन्ग स्कर्ट पहना, वो स्लिट यहाँ तक हुआ हुआ बाल, ये बने ब्लो ड्राई, ये नेल पॉलिश, ये टू गुड। तो वो तस्वीरें मैंने दिखाई हैं। तो सज्जाद ने कहा यार ये लड़की तो कमाल है भाई, ये आज ही मुझे साइन करा दो। मैंने नीली को और इसको बुलाया, सना को, और उनको फिल्म साइन करवा दी घर का बाग। अब जब वो कहने लगा यार ये बताओ ये आई कहाँ से, मैंने कहा आप बताता हूँ। तुमने साइन कर लिया, ये इधर ही घूमती थी, तुम्हें नज़र नहीं आई। और ये वही है जो चूड़ियाँ में एक छोटा रोल कर रही, और वो फिल्म में आई है। उसके बाद फिर मैंने इसको ये दिल आपका हुआ लिया, फिर वो पकड़ा ही नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो सना है। और सना में अपना भी सेंस है माशाल्लाह, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। आप देखे उसको, वो आज भी वो जिम ये मोटरसाइकिलें फलाना डिमकाना, भाई वो उसने, यानी इन्होंने उसको लिया घर कब आओगी, हाँ यही थी। यस। और फिर उसने कहा मैं अब घर नहीं जाऊंगी। लेकिन है ना सना में एक मुझे लर्निंग का प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता। मतलब आप जब भी सना को देखें, सना इज अप टू समथिंग न्यू, नई चीज कर रही होती है। सना क्या कतराती नहीं है। आप रीमा को देख ले, क्या ट्रांसफॉर्म किया उसने अपने आप को, क्या बात है। ये होता है काम। अच्छा मुझे भी जरा टीम बताए कि हम ब्रेक में कितना टाइम है, क्योंकि मैं कुछ पाकिस्तानी के लिए पैगाम है वो लेना चाहती हूँ। आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। चलो जी मैं आपको बताती हूँ। हमारे कुछ पाकिस्तानी ऐसे जिनको कोई ना कोई मैसेज देने की जरूरत है, मैं आपको तस्वीर उनकी दिखाऊंगी। जरा पहली तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ, मैं चाहूंगी आप दोनों उस पर अपनी राय और उनको पैगाम जरूर दें। जी पहली तस्वीर जरा दिखाएं जी। पहली तस्वीर जनाब है उन लोगों के लिए आपने पैगाम देना है जो पान या गुटखा खाकर सड़कों पर जगह जगह पीक मारते हैं। ये सामने उस साइड पे आप देख सकते हैं। हाँ जी ये तस्वीर सामने आ रही है जी। जब मैं आगे अरे मैं थोड़ी बार पहले शेख साहब राय दे, फिर मैं ये सामने ये देखिए बाइक चला रहे मेरा भाई, ये उसने अपने हेलमेट का वो दरवाजा खोला ऊपर वाला विंडो खोली और पीक पान की बार आई। ये ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मैसेज तो ये है कि देखें आप इससे अपने ख़ानदान को रिस्क पे लगा रहे, आप एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी जान ले सकता है। और इसमें लाखों करोड़ों लोग इस वक्त मुलव्विस हैं।
ये एक माफिया है जिसने हमारे यंगस्टर को इस पे लगाया हुआ है। इसके आपके दांत खराब होते हैं, आपको कैंसर होता है, सबसे आप मर जाते हैं, सबसे आपके घर वाले बेघर हो जाते हैं। एग्जैक्टली सबसे खतरनाक काम ये है गुटखा और पान खाने से। जो रेगुलर पान खाते हैं, वैसे पान में कोई बुराई नहीं है, हाँ। मेरी लेकिन वालदा गुटखा और खाती थी, मावा बाकायदा पानदान था, लेकिन वो पान आम पान होता था जिसमें कत्था चूना और छालिया और इलायची होती। लेकिन बेरोज भाई, ये मुझे बताया ना, ये जो पीक मतलब कराची में कोई दीवार अभी सफेद आपने रंगी हुई होती है कि थोड़े बाद वो ऑरेंज हो जाती है, बिल्कुल इस रंग की। नहीं, आप यकीन करें, वो जो पीक थूक रहे हैं ना, हाँ। गुटखा खाने वाले फिर वो पीक दीवार रंगीन हो गई पीक से, फिर अल्लाह माफ करे उनके खून से वो दीवार रंगीन होती है, क्योंकि कैंसर होता है जी जी मुंह का। हमारा बहुत अच्छा साथी था, अल्लाह गरी के रहमत करे, फरीद खान। हाँ, क्या जबरदस्त कॉमेडियन था, उसको यही कैंसर हुआ था। अल्लाह अल्लाह। तो मैंने देखा उसको, अल्लाह उसको गरी करे। तो मैं तो गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के कि खुदारा, गुटखा तो और खतरनाक है, तो और दूसरा गंद है, बिल्कुल। तो खुदा के लिए अवॉइड करें। और मैं अगर पान खा भी लेते ना, तो खुदा के लिए जो जगह जगह पीक आप फेंकते ना, ये मत करें। मतलब हमारी टीम तो कहती है कि साथ में कराची की सड़कों पे उगाल दान लगा दीजिए, मतलब उसमें भी हम हुकूमत अपना खर्चा बढ़ाए। अच्छा जी, नेक्स्ट तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आपको पता है हमारे पास ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं कि जो कभी भी कहीं जाती हैं काम से, तो लाइन में लगना पसंद नहीं करती, क्योंकि वो कहती है जी मैं तो लेडीज़ हूँ, तो लेडीज़ लाइन में खड़ी नहीं होती। तो उनको कोई पैगाम आप देना चाहें शेख साहब? ये देखें ना, मतलब खवातीन लाइन में कहती हम क्यों लगे, वाई? अब ये मैं समझता हूँ कि सबसे बुरी चीज़ जो जब तक आप में आजिज़ी नहीं होगी, आपकी लाइफ सही नहीं गुजरेगी। अभी आपने रिसेंटली पीछे कुछ अर्सा पहले एक वीडियो देखी होगी कि एक खातून जो है वो पुलिस वाले ने उसको रोका, कैसे गाड़ी रोका, उसने कहा तुमने मुझे रोका, तुमने मुझे रोका, वो चांद से आई थी, चांद से, और उसको ऊपर चढ़ा के ले गई। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मतलब ये वही खवातीन है जो लाइन में नहीं लगने वाली है। कितनी बुरी बात है। मतलब वैसे आप इतनी इक्वालिटी की बात, जेंडर इक्वालिटी के हवाले से बात कर रहे होते हैं, और अब मैं ये सोचे कि अगर उस वक्त कोई आदमी गाड़ी चला रहा होता है और सामने कोई औरत जो वो खड़ी होती, तो फिर पूरी दुनिया में भूचाल आ जाना था। लेकिन क्योंकि वो एक औरत गाड़ी चला रही थी, वो गालियां भी बक रही थी, और वो फिर बंदे पे गाड़ी दौड़ा दी। ये बेसिक प्रॉब्लम ये है, खवातीन का डेफिनेटली एहतराम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। असल में नाख्वानदगी है, हमारी इलिटरेसी बहुत है, हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग भी जायलों वाली हरकत करते हैं। तो अगर देखिए, लाइन पूरी दुनिया में लगती है, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो, वो पढ़ा लिखा माशरा है, कभी कोई किसी से सबकत ले जाने की कोशिश नहीं करेगा। जब ऊपर जाएंगे वहाँ भी लाइन लगी होगी 100%। आप ये थोड़ी कहेंगे कि मैं तो मुझे पहले मेरा हिसाब हो जाए, क्योंकि मैं लेडीज हूँ, क्योंकि मैं लेडीज हूँ, तो मुझे मौका दे, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जरूरी है कि अपने बच्चों को कम से कम ये बताएं, खवातीन अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को ये बताएं कि लाइन में लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी बारी का इंतजार करें। हाँ, मतलब पढ़े लिखे जगहों पे भाई ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। अच्छा जी, जी जी, मैं ये कह रहा था, देखिए उसमें आपके जो जेस्चर्स हैं वो भी लोगों को ऐसा लगता है। बरोज जब मैं ट्रैवल करते हैं, हमने कभी ऐसा नहीं किया कि एयरपोर्ट पे गए हैं तो सिक्योरिटी वाली में लाइन में, बाज़ दफ़ा कहते हैं सिक्योरिटी आगे आ जाओ, बुरी बात है, ये बेचारे क्या सोचेंगे, मैं चला जाऊंगा, बट बुरा लगता है, गलत है लाइन में। हाँ भाई, ये लाइन में लगना जरूरी है, बात अच्छी, अपनी बारी का इंतजार करें जरूरी है। अच्छा, लाइन लगाना जरूरी नहीं है, वो बहुत खतरनाक है, ये भी मैं बता दूं भाई, अब समझ जाएं लोग। अच्छा जी, एक मजे का जरा मैसेज दें उन लोगों को, ये जो बच्चे आजकल हमारे नकल करके इम्तिहान पास कर रहे हैं, और ये जो बड़े फर्रे लेके जाते हैं, वैसे आप लोगों ने कभी नकल की है बचपन में, अपने स्कूल में कभी नकल की हो, याद कोई फर्रा की तो है, यस मैंने भी की है। मैंने तो नकल कर रहा था, 9th का एग्जाम था, और सेंट पैट्रिक स्कूल है, वहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था, क्योंकि मैं जैकब लाइन नंबर 1 स्कूल में, पीले स्कूल में पढ़ता था, मेरा वहाँ पे वो पड़ा था। तो प्यार अली अलाना साहब जो थे, वो उस वक्त मिनिस्टर थे इसके एजुकेशन के। अच्छा। यकीन करना, खुदा की कसम, और मैं फर्रा लेके, और तो मैंने जब थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया तो यहाँ शलवार कमीज वाले एक साहब खड़े, खुदा की कसम मैं झुक गई। अब मैं ये कर रहा हूँ, मैंने देखा, वो मैंने यूं कर लिया,
और मैंने ऊपर देखा तो वो देख रहे थे यूं। मैंने कहा बच्चा, अच्छा उस वक्त मैंने नहीं पहचाना, खुदा की कसम। बचत हो गई मेरी, पता नहीं मैं पास वास 33 नंबर आ गए थे। फिर मैंने जो मटेरियल तैयार करके ये तो नंबर आ गए थे ना। पर्चे अब भी हो जाते हैं, लीक पहले भी हो जाते थे। खैर है नहीं, अल्लाह मुझे माफ करे, जो कि बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात, अल्लाह मुझे माफ करे। तो फिर मैंने अखबार में तस्वीर देखी तो वही साहब थे, उसमें भी यूं ही देख रहे थे वो। अल्लाह माफ करे, लेकिन नकल करना पूरी खानदान, यानी फिर आपके बच्चे होंगे वो भी नकल करेंगे, ये बहुत बुरी चीज है। एबिलिटी आप होनी चाहिए, आपको पढ़कर याद कर कर पर्चा देना है। पिस्तौल रख के या क्लैशन को देखिए, छोटी मोटी नकल चल जाती, बंदा एमसीक्यू में कहने फंसे वो चल जाती, हाँ भाई वो, लेकिन अब बुरी बात है, हाँ बिल्कुल। अब तो आप देखें ना, क्योंकि हमने भी अपने कॉलेज के जमाने में एमसीक्यूज में हाँ भी अगले कुछ इशारे से ए या बी या सी ऐसी चीजें बताई नहीं है। तो आपको कोई ऐसा वाक्य जो आपको नकल का अपना याद हो, कभी नकल करते पकड़े गए? वो देखिए, मेरा जो बचपन है वो बहुत ख़राब था, बुरा था। मैं भी स्कूल अटेंड नहीं करता था, बुरे लड़कों में घूमता था, नकलें करता था, सारा कुछ है, बट सिस्टम बहुत ख़राब था। तो जो बच्चे नकल करते हैं, पास होते हैं, उनका टाइम फिर पढ़ाई की जगह कहीं और गुजरता है, जो कि बुरा है। आप खेल कूद में टाइम गुजार देते हैं। तो मेरी सोसाइटी बहुत बुरी थी, तो लिहाजा मैं बुरे लोगों में उठना बैठना शुरू कर दिया। तो उसमें मैंने बहुत गलत काम भी किए, बाप से मारे भी खाई, सारा कुछ है। वो तो अल्लाह की कुदरत है कि मेरे वालिद साहब को अकल आई कि यार ये मेरा बेटा इस जगह पे रह कर ख़राब हो रहा है और ये पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। और मैं सिफर था जब पिंडी में था। मेरे वालिद साहब ने डिसाइड किया कि इसको मैं कराची शिफ्ट कर दूँ। कराची शिफ्ट हुआ हूँ मैं, आप यकीन करें। और यहाँ पर उस वक्त ट्राम्स चलती थी। ट्राम जो मालिक थे वो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे। तो उनसे उन्होंने बात किया, यार मेरा बेटा ख़राब हो रहा है तो इसको मैं भेजना चाह रहा हूँ। बोले यहाँ रहेगा कहाँ? बोला हमारी एनेक्सी है, उसमें आप और आपका बेटा आ जाए। मैं आया, गार्डन रोड पे पीछे ही ट्राम्स में उनका बंगला है। अब पिंडी का जो माहौल, जहाँ पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, और डायरेक्ट मैं उधर आ गया जहाँ सुलझे पढ़े लिखे तमीज़दार लोग, उठना बैठना पहनना ओढ़ना उनका ऐसा था। तो वो मैंने, और पढ़ाई टाइम पे, खाना टाइम पे, सारा। तो मैं वहाँ पर रह के, आप यकीन करें, और वहाँ मुझे जब स्कूल में दाखिल करवाया, जब 2 साल मेरे गुजरे हैं और मैं स्कूल में गया हूँ, मैं फर्स्ट आने लगा। कहानी बदल जाती है भाई, एनवायरनमेंट है। अच्छा, दूसरा मदिया, जो नकल है, बस उसका जो नुकसान है सबसे बड़ा, जो आजकल हम बहुत से इदारों में देखते हैं, नकल करके पास होते हैं, सोर्स लगाकर बहुत से इदारों में बैठ जाते हैं नकल की वजह से, क्योंकि उन्हें काम नहीं आता। फाइल नहीं पढ़ सकते, किसी का काम नहीं कर सकते, तो वो रिश्वत लेते हैं। किसी ऐसे डॉक्टर के पास पहुंचे जो नकल करके, अल्लाह माफ करे, कोविड के जमाने में मैं स्पेसिफिकली कह रही हूं, जो फर्स्ट ईयर सेकंड में जो बच्चों का नंबर मिले ना, और मैं कहती हूं अल्लाह जब ये डॉक्टर बनेंगे तो बस क्या होगा। ये है नकल का नुकसान, ये बिल्कुल नकल का। अच्छा, नायाब फिल्म जो है वो जनाब आने वाली है, और मतलब सॉरी जो आई है, हम बड़ा उसको लुक फॉरवर्ड भी कर रहे थे। तो हाउ वाज एक्सपीरियंस इसका? ये देखिए, मदिया, नायाब एक पैरेलल सिनेमा की फिल्म थी। ये कोई कमर्शियल फिल्म नहीं थी, ठीक है। पाकिस्तान में तो इतनी कोई बड़ी हिट तो नहीं हुई, मगर जो क्रिटिक्स थे उन्होंने फिल्म को लाइक किया, ठीक है, और पसंद आया कि यार फिल्म अच्छी है। जितने हमारे फिल्म मेकर्स हैं सब ने देखी, यार वेरी गुड फिल्म। और एक सब्जेक्ट डिफरेंट था कि एक लड़की एक इलाके में रहती है और वो क्रिकेटर बनना चाहती है, जो कि उसका बाप, जो कि मैंने रोल किया यमुना जैदी का, वो उसको बनने नहीं देता कि ये हमारे मोहल्ले में लड़की क्रिकेट खेलेगी, ये कैसे होगा, ये उसके ऊपर है बेस सारी। तो खैर इन दी एंड वो कामयाब होती है और पाकिस्तान का नाम रोशन करती है। ये सिनेमा पे लग के उतर गई और ये फिल्म गई अभी फ्रांस। बिल्कुल जी, इंटरनेशनल अवार्ड मिला इस फिल्म को, तो आपको बहुत मुबारक हो। मेरे ख्याल से लोग हमारे दूसरे मुल्क की जो पैरेलल सिनेमा की जो फिल्म है वो देख लेते हैं, OTT और इनके डायरेक्टर को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उमैर नासिर साहब।
हेड्स ऑफ टू यू, आपने ये दो अवार्ड मिले हैं। एक अवार्ड तो इनको मिला है कि एज अ फर्स्ट फिल्म मेकर, बेस्ट डायरेक्टर, और एक एज अ बेस्ट फिल्म। तो आप ये देखें फ्रांस के वो जो है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा है, बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप लोग देख रहे हैं सुबह का समा मदीहा के साथ। मेरे साथ जावेद भाई हैं, मेरे साथ बेरोज भाई मौजूद हैं। ऑफ कोर्स मतलब ये तो वो लोग हैं जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज ही नहीं हैं, और बड़ी ज़बरदस्त। और मैं इतने अरसे के बाद लाइव शो करी थी, और अभी हम ब्रेक में ये बात कर रहे थे कि जो इस वक्त मैं एक जो फेज़ गुजर रहा होता है ना, इसमें आपको हंसते हुए बड़ा कहीं ना कहीं गिल्ट महसूस हो, लेकिन पता ही नहीं चल रहा मुझे, मतलब मेरा शो कहाँ जा रहा है। मैं इतनी मेस्मराइज्ड हूँ, मैं इतनी खुद एंटरटेन उन दोनों से कि बात से बात निकले। मदिया, तुम्हारा शो बहुत आगे जा रहा है। हाँ, ये बात है। मेरे वाकई मेरे गेस्ट इतने ज़बरदस्त, शो आगे क्यों ना जाए। अच्छा, क्योंकि हमारी एक चीज़ जो आगे नहीं जा रही वो हमारी क्रिकेट टीम। मुझे बड़ा टेंशन उनकी वजह से, क्योंकि आगे जो T20 का जो वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, अल्लाह करे जनाब ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दें, इनकी बड़ी मेहरबानी। तो आई एम श्योर आप दोनों को मैच का शौक भी होगा। जावेद भाई, कोई ऐसा मैच जो कि आपने स्टेडियम में जाके देखा हो बाकी सेलिब्रिटीज़ के साथ, जो बड़ा यादगार रहा हो? आई एम श्योर आपने देखे होंगे। नहीं मदिया, जो शारजा में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते थे, दुबई तो उस वक्त था भी नहीं। सारे मैचेस जो वो शारजा स्टेडियम में होते थे, और कोई ऐसा मैच नहीं जो मैं जाके नहीं देखता था। अच्छा। हाँ, कोई ऐसा मैच, क्योंकि वो जो बॉक्सेस थे वो एक तरफ इंडिया के लोग होते थे और एक तरफ पाकिस्तानी होते थे। उन्होंने झंडे लगाए होते थे, उनके एक्टर होते थे पाकिस्तान से, मैं होता था। मेरे दोस्त अहबाब ऐसे थे, असलम भट्टी, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो था अपना सियालकोट वाला, हाँ जी, क्या नाम उसका, सूफी खुर्शीद सागा स्पोर्ट्स का मालिक, वो भी शौकीन थे। तो उनके बॉक्सेस थे वहाँ पर, वो जाके बैठते थे और फिर वो नारे लगाते थे, ये करते थे। वो जितने भी मैचेस वहाँ पे जो, और 75% पाकिस्तान ने जीते हुए मैचेस। आप कितने लकी थी, क्यों अब जाते दोबारा? आप क्यों नहीं जीते, पता नहीं क्या होता है। नहीं, एक तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी देखो, क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स आ गई है। बात यह है कि एक बंदे को ऑलरेडी पहले से मैं तो ये समझता हूँ, देखे एक बड़ी बात बोलने लगा हूँ कि जो PCB का चेयरमैन है उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट ना करे। पहली बात, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, किसी भी दौर में हो, वो अपॉइंट क्रिकेट बोर्ड का ना करे, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल, भाई मेरा ये वो उसको कहता है, ये इसको कहता है, वो 3 महीने उसको निकाल के इसको लेकिन हमारे वैसे सही। अच्छा, मुझे बताएं 9 जून को, क्योंकि आपने बोला कि 75% जो मैचेस होते थे उसमें पाकिस्तान ही जीता था, और भी 9 जून को पाकिस्तान और इंडिया मध्य मुकाबले होंगे। मुझे खुद अभी सोच के थोड़ा बहुत डर लग रहा है। क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? कहाँ पे? अभी पाकिस्तान इंडिया T20 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया का 9 जून को मुकाबला हो रहा है। नो आइडिया। असल पता है क्या है मदिया, आपने जितनी फिल्में इनकी सुपरहिट, हमारे ड्रामे, जी बिल्कुल सब पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने बड़ी टीम वर्क होता है। जब तक टीम में टीम वर्क नहीं होगा तो माजरत चाहता हूँ। फेवरेट प्लेयर कौन सा आपका? देखा ना हमारे बाबर है सामने, ये दो चल रही है। ये ऑफ कोर्स, ये आप रिजवान है, बाबर। हाँ, यस, क्या बात है। ये आप देखें जितने भी मैचेस हैं, बाकी एक्चुअली चक्कर ये है कि इन दोनों के अलावा और हैं हमारे पास। बहुत अच्छे, फाखर बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छे हिट लगाता है। वो इफ्तिखार है, वो भी लंबे लंबे छक्के लगाता है। आजम खान है, मगर आजम खान तो आज बड़ी वो नहीं है, कंसिस्टेंसी और फिटनेस को लेके बात हो रही है। जावेद भी याद आता है, पता था कि भाई वो आएगा तो स्कोर बना के आएगा, चाहे कुछ। देखिए ये होना चाहिए, यस, ये चाहिए। और वो जैसे ज़हीर अब्बास थे तो टिक गए, तो फिर वो मोबाइल बुलानी पड़ती थी, वो पिच से उठा के लेके जाती थी, आउट नहीं होते थे। यार क्या बात थी, क्या आसिफ इकबाल साहब, इंतखाब आलम साहब, यार ये क्या लोग थे, क्या बात है, ज़बरदस्ती। अच्छा, मुझे ये बताएं, चलिए प्लेयर्स के वाले से मैंने बात तो कर ली, मुझे ये बताएं, आजकल ना हम देख रहे हैं कि हमारे सोशल मीडिया की वजह से हर बंदा
ब्रांड कॉन्शियस, तो वैसे सोशल मीडिया की वजह से जितना आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं आपको नफ्सियाती और बड़ी मसले मसाइल तो होते हैं, लेकिन एक और बड़ा नफ्सियाती मसला ये भी हो गया कि लोग बड़े ब्रांड कॉन्शियस हो गए। मैं उसको नफ्सियाती मसला इसलिए कहूँगी क्योंकि लोग ये नहीं देखेंगे कि भाई और घर में चीज़ें अच्छी चल रही हैं या नहीं चल रही, हमें ब्रांड की चीज़ों मैं आपको बताता हूँ, मैं शेख साहब इजाज़त है आप, देखिए जो ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं उनकी अपनी पर्सनैलिटी कुछ नहीं होती, ठीक है, अपने जूतों से, अपने घड़ी से, अपने कपड़ों से वो बताना चाहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है और हम बहरोज सब्जवारी हैं। देखिए ब्रांड, मैं अगर अच्छी घड़ी पहनता हूँ अपने शौक के लिए पहनता हूँ, मुझे किसी को दिखाना नहीं है, और यही होना चाहिए। इंसान को खुद ब्रांड होना चाहिए। जावेद शेख एक ब्रांड है, अपने लिए नहीं कह रहा, ये है कामयाबी जिंदगी की। तो फिर आपको किसी ब्रांड की जरूरत नहीं होगी। हाँ, आपको शौक है, आप अच्छे जूते पहने यार, आप पहने, चर्चिल्स के जूते पहने आप, इफ यू कैन अफोर्ड, एज ए ब्रांड के लिए ना पहने, हाँ, जो आपको अच्छा लगे, अच्छा लगे वो पहने। जावेद मैं भी अक्सर सोचती हूँ कि कभी हमने कहीं जाना हो तो जो खवातीन अपने बड़े बैग्स फ्लॉन्ट भी कर रहे होते हैं, और कहते हैं जी जब तक बैग्स फ्लॉन्ट नहीं करेंगे तो तब तक आपकी वो इज्जत नहीं, लोग आपको इंपॉर्टेंस देंगे। बट मुझे होता है कि कितने बड़ी इंसल्ट है आपकी अपनी इंटेलेक्ट की, आपकी ब्रेन की, कि अगर मुझे मेरे बैग्स और मेरी घड़ी या मेरी जूते डिफाइन करेंगे। अल्लाह अकबर। तो ये कितनी आपके अपने दिमाग की, मतलब इतना पढ़ लिख के उसके बाद इतना काम करने के बाद भी अगर मुझे इन्हीं ब्रांड्स, जो कि खैर अल्लाह जानते हैं बहुत से लोगों ने तो असली ब्रांड्स भी नहीं पहने होते, तो अगर उन्हीं का सहारा लेना तो खैर ये बड़े अफसोस की बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप दोनों के हवाले से बात करूँ कि आप लोग वो थे जिन्होंने बिल्कुल नया नया पीटीवी जब ज्वाइन भी किया था, वो एरा बिल्कुल और था, आज के एरा में भी आप लोग काम कर रहे हैं और आज का एरा भी बिल्कुल और है। आप लोग अपनी पर्सनालिटीज़ में कितना फ़र्क देखते हैं? और अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि अगर आप वापस उस एरा में जाके जावेद शेख को कोई मशवरा देना चाहें, या बेरोज़ भी आप अपने उसी एरा में जाके अपने आप को मशवरा दें, तो क्या होगा? आई स्टार्ट फ्रॉम अपने आप को मशवरा, यंग जावेद शेख को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? क्या मशवरा देना, मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम पहले बहुत कुछ सीख जाते, देर से आए दुरुस्त आए। मैंने बहुत लेट सीखा बट ट्रैक पे आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो मेरी लाइन है वो बिल्कुल सही है। ये ब्रांड का, ये चीज़ों का, इन सारी चीज़ों से बालातर होके अल्हम्दुलिल्लाह आप लाइफ को गुजारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उस स्टेज पे हम हैं कि हम वो उन सारी चीज़ों से बालातर होके हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं तो, मेरा मशवरा तो यही था, जो आज मैं हूँ ये मुझे बहुत पहले हो जाना चाहिए। सही। और आप अगर उस टाइम में वापस जाएं और यंग बहरोज सब्जवारी को कोई मशवरा देना चाहें? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो है जो हमारे यंग एक्टर्स हैं, उसमें बच्चे भी हैं, बच्चे वक्त का ख्याल करें, वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह है कि हम लेकिन अपने आप को, वैसे भी बताऊँ, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कि अपने आप को क्या मैसेज देते हैं? क्योंकि कभी कभी होता है ना, हम जब यंग होते हैं हम बड़े हार्श भी हो जाते हैं, बड़ी परेशानियां भी ले लेते हैं चीज़ों के हवाले से। जी जी। तो आप अगर जो उस टाइम में, जब आपको बिल्कुल शुरू में टाइम था कि आप जाएँ, तो आप क्या बताएंगे कि हाँ बहरोज ईजी हो जाए, सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी? हाँ, उस वक्त भी हमने कभी अपने आप खुद से ये नहीं सोचा कि हम कुछ करने जा रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अब आपने ऐसा सवाल, असल में मेरा ईमान है कि ये सब होता है, आप सिर्फ कोशिश करते हैं ईमानदारी से, और ऊपर से होता है, वो करता है। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो लेकिन कोशिश और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, तो वो अच्छा होगा। वही बात बिल्कुल तो सही बात है। ये पल्लू से बात जो सबको माननी चाहिए, किसी भी फील्ड में आप हो, नियत अच्छी, किसी भी फील्ड में नियत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, ये आजकल ना एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड है, वो ये क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। आप लोग जब थे तो उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया की इतनी वक़्त इतनी हो गई है, क्या कहते हैं ना, कि इम्पोर्टेंस हो गई है कि अब ये भी देखा जाता है कि जी आपके कितने फॉलोअर्स हैं, टिकटॉक पे आप कितने फॉलोअर्स हैं, यहाँ पे जो हीरो हीरोइन है ना, उनकी सिलेक्शन, उनकी कास्टिंग इसी बेसिस पे होती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं तो पहली बात तो ये है कि ये विशेष सर्कल है। हाय हाय हाय, सही है, क्या लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। हाय हाय। और मैं इससे, बहरोज भी इससे बहुत दूर है। हमारे अकाउंट्स हैं, सारे हैं, फेसबुक पे भी है। लास्ट टाइम हमने सवाल किया था कि क्यों नहीं एक्टिव उस पे, अभी भी एक्टिव नहीं हुआ आप उस पे। वो बात हम लोग वैसे ही एक्टिव है ना, हम काम के सुने, हम जो हमारे फॉलोअर्स हैं
उनको हम जानते हैं, जो सोशल मीडिया पे उनको हम नहीं जानते। अल्लाह अकबर। सीधी सीधी बात है। तो हमको तो रोज़ जो फॉलोअर्स हमारे मिलते हैं, उठते बैठते ये उधर उधर, तो हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बा खुदा। और मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छी बात, बहुत। हाँ, ना हमको इस चीज़ की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने दिया है, करम है उस वाले, करम है ऊपर वाले का कि बात अब तक बनी हुई है, ख़त्म बात। अच्छा, आप मुझे बताएं फिरोज़ भाई, क्योंकि मैं एक इत्तेफाक हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं एक बड़े इवेंट में गई और मैंने उसमें देखा कि बुशरा आपा जो है वो बिल्कुल फ्रंट पे बैठी हुई, चाहे हम बड़ी उनकी भी मेहरबानी, जिनका इवेंट था क्योंकि वो दोस्त भी थी तो उन्होंने भी आगे फ्रंट सीट की हुई थी। तो मैं बुशरा आपा के साथ सोफे पे में जो खातून बैठी हुई थी वो सोशल मीडिया पे बड़ी कोई हिट हैं और उनके अपने टिकटॉक पे भी बड़े फॉलोअर्स थे, तो मैं उनके साथ आके बैठ गई और वो भी एग्जैक्टली उसी नाज नखरे से आके बैठी। तो मुझे एक चीज़ का हुआ, मैंने कहा बुशरा आपा को एक टाइम लगा, मतलब शी इज़ वॉट शी इज़ एंड बिकॉज ऑफ हर एफर्ट, और जो मतलब 100%। और एक वो बंदा जिसने अभी तक कोई काम भी यूँ नहीं किया जस्ट बिकॉज वो सोशल मीडिया पे हैं और आपने उनको साथ बुशरा आपा के साथ बिठाया हुआ, तो वो मेरे लिए बड़ा वो तकलीफ देता देखना कि मतलब मैं ये समझता हूँ ये जो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, जो अपने अकाउंट भी बनाए हुए, पैसे भी कमा रहे हैं, ठीक, ये सब बरसाती मेंढक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। ये थोड़े अरसे के लिए तो मशहूर होते हैं अपने अपने सर्कल में, एक्सक्यूज मी, सिर्फ इनके जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनमें मशहूर है ये। अल्लाह पाक जो शोहरत है ना, वो एक ऐसा इतना बड़ा इम्तिहान है कि उसको लेके चलना, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम इतने साल से उस पाक परवरदिगार के, क्योंकि हम जमीन पे चल रहे हैं, जमीन पे रेंग रहे हैं, हमने रेंगना है, हमने ऊपर नहीं जाना। तो ये सोशल मीडिया, ये आप देख लीजिएगा, लिख के ले लें, अब तो एआई आ गई ना। जी जी बिल्कुल। ये एआई सबको उड़ा के रख देगा। लिख लें आप मेरे से बात, आज की तारीख डालें, और खैर आप कभी किसी के कपड़े उतार रहे हैं, आप कभी किसी को कुछ कह रहे हैं, आप उनको जानते नहीं हैं, उनकी जिंदगियों के बारे में नहीं जानते, उन्होंने कितनी मेहनतें की हैं, 2 मिनट में आप उनको, तो ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, बात बिल्कुल सही। अच्छा, क्योंकि ये अब आगे हज का महीना भी आने वाला है और उसके बाद फिर लोगों की तैयारी भी शुरू हो गई है। सो मैं अब आप लोगों से जानना चाहूँगी कि जब आपको इत्तेफाक हुआ कि आप जब पहली बार उस पाक सरजमीन पे गए, बेसिकली तो पाक सरजमीन वही है, और जब पहली बार आप अल्लाह के घर गए, तो वो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? वो तो आपको बता नहीं सकता। हम सब साथ गए थे ना। मैंने तो तकरीबन 3 दफ़ा मैंने उम्रा किया है। बहरोज़ ने तो हज भी किया है माशाल्लाह। हज मैंने अभी नहीं किया, इंशाल्लाह इस साल, क्योंकि ये तो अब आ गया, अगले साल इंशाल्लाह 25 में मैं ज़रूर करूँगा। मैं भी दोबारा चलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से वो जो मदिया जो पहली दफ़ा खाना काबा को देखने का एक अंदर से होता है ना कि पता नहीं मेरे क्या जज्बात होंगे, ऑटोमेटिकली जब मैं जिस जगह से गया था तो वो एस्केलेटर थे, एस्केलेटर से आप जब से नीचे उतरते हैं तो आपको खाना काबा नजर आना शुरू होता है। तो आके नीचे कर छत से शुरू होता है। यस, और आप वो जैसे ही नजर आता है तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आप, मैं बता नहीं सकता, वो कैफियत नहीं बयान की जा सकती। हाँ, अच्छा, अक्सर लोग सोच के जाते पहली दुआ क्या मांगनी, लेकिन वो जैसे देखते भूल जाते हैं। मेरी तो जबान जो कहते हैं ना, जैसे लॉक लग गया था जब पहली बार देखा। पहली बार 1993 में पहला जब उम्रा किया, तो कैफियत। आप अकेले गए थे या घर वालों के साथ गए थे? मेरी वालदा भी साथ थी, सफीना, शहरोज, और बहुत से आर्टिस्ट, तलत हुसैन भी साथ थे, अनवर मकसूद भी साथ थे, शफी मोहम्मद भी साथ थे, काजी वाजिद भी साथ थे, अरे अतर शाह खान, जमशेद, ये सब हम, मुझे एक फ़ोन आया था सऊदी अरब से कि जी हम एक शो करना चाहते हैं, कि सारे बड़े नाम आए हुए। जब तक इजाज़त नहीं थी कभी कोई शो। पहला शो 93 में हमारा हुआ था, और उन्होंने कहा मेल ऑर्डर में चाहिए, तो मैंने लिस्ट बना के भेजी, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने शर्त रखी और सबको बता दिया था कि बेगमात को लेके जाना है, क्योंकि उम्रा आपको मिला। तो सब तैयार हो गए, सारों को मैंने पीछे लगा दिया कि भाई कसम से झूठ नहीं। और अल्लाह ने ऐसी, मैं क्या बताऊं उस वक्त। ये एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे काम को अक्सर
घराने ऐसे जहाँ बहुत मायूब समझा जाता था। शुरू में तो बहुत ज्यादा था, अब जरा पढ़े लिखे हो गए तो। लेकिन सबसे यकीन जाने बेहतरीन काम है, क्योंकि उस काम की वजह से मैं खाना काबा के सामने खड़ा था और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, या अल्लाह पाक ऐसा है। हाँ, और अम्मी के साथ जाना, आपने कहा ना वालदा के साथ जनाब, वो अल्लाह का बड़ा एहसान, बड़ा करम। अब तो है नहीं, अल्लाह मरी के रहमत करे। आमीन, और तुम्हारी वालदा का भी इंतकाल हुआ और मदर्स डे है। हाँ जी, बस जज्बाती नहीं होना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो तुम, वो मैं आपको पता है, मैं मदर्स डे पे, और मेरी बड़ी बहन अमेरिका से और मैं कराची से अपनी अम्मी को हम लोग एक तरह से सरप्राइज देने के लिए पहुंचे थे। दैट वाज द लास्ट मदर्स डे विद माय अम्मी। तो मैंने कहा अगले आने वाले मदर्स डे में हम वो लोग होंगे कि जो कि तस्वीरें लगा के दूसरों को कहते हैं कि आप हक कर सकते हैं तो आप हक कर लें। अच्छा, हमारे यहाँ पता है क्या है, मेरे यहाँ हमारा तो डेली मदर्स डे होता है भाई। बिल्कुल ऐसे है। अब भी तुम्हारा भी डेली, तुम कितनी दफा याद करती हो अम्मा को? पता नहीं, मैं तो गिन भी नहीं सकती। सही है। तो मदर्स डे तो डेली है। बिल्कुल ऐसे। ये तो सारे ढकोसले हैं यार, सॉरी। लेकिन अम्मा बड़ा शौक से कहती है केक भी काटना है और एक अलग से वो पूरा बड़ा घर में होता है। और मदिया, ये तुम्हारे साथ रहेंगी, याद रखना, मेरा ईमान है, उन्हीं की दुआओं से तो हम बैठे हैं यहाँ। वरना अब में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए, माँ बाप की दुआएं हैं। बिल्कुल जी। और मैं खैर हमेशा ऐसे कहती थी, मैं अल्लाह का शुक्र है कभी गाफिल नहीं हुई अपने माँ बाप की किसी भी उस चीज़ से। लेकिन आप लोग जिनकी माएँ हैं, आप लोग बहुत लकी हैं। मुझे मेरी अम्मी के जाने के बाद ये पता चला कि दुनिया में 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो कि जिनके पेरेंट्स होते हैं और एक जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, और कोई कैटेगरी नहीं होती। सो वो माएँ जो मुझे देख रही अपनी दुआ में याद रखेगा, नाम शो मेरी अम्मी मुझे ऊपर से करेंगी। और फोर्स शो जब खत्म होगा तो मुश्किल होगा जी। 30 मई को शेख साहब की वालदा की बरसी गुजरी है। हाँ, यस। और वो मेरी वालदा भी, अरे क्या बात। बस बात ये है, जैसे अभी सारी बातें करें अपनी मदर की, मेरी मदर बहुत पहले इंतकाल हो गया था जब मैं अपनी पहली फिल्म कर रहा था। 1983 मैंने अपनी पहली फिल्म कर रहा था और उस फिल्म का क्लाइमेक्स था कभी अलविदा न कहना का। लाहौर में मैं शूट हुआ और मेरी मदर रावलपिंडी में थी, और जहाँ मुझे खबर मिली कि मेरी मदर का इंतकाल हो गया तो वहाँ से मैं डायरेक्ट वहाँ पर गया हूँ। तो वो एक हसरत थी दिल में जो रह गई कि मैं अपनी वालदा को हज नहीं करा सका, उम्रा नहीं करा सका, और मैं अपनी वालदा को जो मैं हूँ इस वक्त वो नहीं बता सका कि आप बेटे ने। ऊपर से लेकिन आपका ख्याल है वो देख आप लोगों से इजाजत लेते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप मेरे शो पर आए, शो को 4 चांद लगाए। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।